लेकिन अब ये गंदम जो है हमारी ज़िंदगी के जितने भी खाने हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें, उनके अंदर कोई ना कोई मिकदार इसकी शामिल होती है, जिससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको उसका पता ही नहीं चलता। बच्चों तो की और कौन सी चीज़ें इसमें? हाँ, बच्चों की कैंडीज टॉफीज जो नॉर्मली आप मिठाई इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी होती है। फिर ये नूडल्स हैं, ये भी गंदम है, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो जिन में गंदम की एलर्जी साबित हो जाए उनको ये सारी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है। अब उसमें बज़ाहिर ये महसूस होता है कि शायद बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी आयद हो गई है, लेकिन बहुत सी डाइट्स हैं जो बच्चे खा सकते हैं। जैसे गोश्त है, ठीक है, गोश्त वो हर तरह का खा सकता है, मुर्गी का, मछली का, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, हर इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा दालें वो सारी इस्तेमाल कर सकता है। तमाम वो अनाज जिसमें ग्लूटेन नहीं है, जिसमें चावल है, बेसन है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। सब्जियां और फल वो सारे इस्तेमाल कर सकता है। मगर एक बड़ी बुनियादी एहतियात होती है क्योंकि घरों में जब कुकिंग होती है ना तो वो बर्तनों का अलहदा करना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी माइनर एहतियात भी करनी पड़ती है, बड़ी माइनर एहतियात करनी पड़ती है। इसके जिन बर्तनों का कनेक्शन गंदम के साथ, ग्लूटेन के साथ हो गया, यानी वो आप अपने उस बच्चे के लिए यूज नहीं कर सकते। देने के लिए कि जो आप पकोड़े अगर बनाएंगे तो वो जो पकोड़े जब आप बनाएंगे तो वो बेसन से बनेंगे, उसमें कुछ थोड़ी बहुत सब्जी डलेगी, तो उसमें कोई गंदम इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है। लेकिन अगर आपने उसी ऑयल में कोई समोसे बनाए हैं जो कि ज़ाहिर है मैदे से और जो कि गंदम से बनते हैं, तो उस ऑयल में उसके असरात होंगे। तो वो फिर बुनियादी तौर पे आप वो अपनी तरफ से तो परहेज़ कर रहे हैं, मगर वो परहेज़ इंप्लीमेंट नहीं, उसके असरात से भी बचना है। बिल्कुल बचना। अगर गंदम डायरेक्ट नहीं जा रही है तो जो ऑयल उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, जो कपड़े उसमें इस्तेमाल हुए, बर्तन इस्तेमाल हुए, वो भी इसके साथ यूज़ नहीं करना। कपड़ों के बारे में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिस आप फूड की माइनर कंटेमिनेशन कहते हैं ना, जैसे रोटी एक जगह पे बन रही है, वहाँ पे खुश्क का इस्तेमाल होता है, तो अगर आप वहाँ पे ग्लूटेन फ्री आटा इस्तेमाल बच्चा कर रहा है, तो अगर उसी जगह पे वो रोटी पक रही है आम बंदे की भी और वहाँ पे खुश्के का असरात हैं, तो वो ग्लूटेन फ्री आटे में ग्लूटेन आ जाएगी। और वो जो है ना, वो आपका जो परहेज़ वो मुकम्मल नहीं होगा, इसलिए ना बीमारी मुकम्मल रिजॉल्व भी नहीं करेगी। असल में कई लोगों को इन चीज़ों की मालूमात नहीं होती, वो अपनी तरफ से परहेज़ करते हैं, मगर चूंकि ये बारीक बारीक चीज़ें वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे हो, तो वो इस वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। फिर वो समझते हैं कि शायद ये ढकोसला है या कोई पता नहीं बीमारी की सही तशखीस है, या बीमारी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, या कोई मसला ऐसा है कि हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो इसका बड़ा तफसीली तौर पे जो होता है ना, पेशेंट को सबसे पहले डाइट के बारे में गाइड करना बड़ा ज़रूरी है। अगर गंदम की मैं डाइट पे आता हूँ, लेकिन ये जो आपने बात की कि ये इतने माइनर लेवल के ऊपर जाके इसकी परहेज़ करनी पड़ती है। इसके बारे में जो डाटा है वो ये कहता है 10 पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन आप किसको कहते हैं? 10 लाख को। अच्छा, 10 लाख में अगर 10वां हिस्सा भी मौजूद होना गंदम का किसी भी चीज़ में, तो वो बुनियादी तौर पे इस काबिल होता है कि वो जिस्म में एलर्जी के अलामात को शुरू भी कर सकता है और बरकरार भी रख सकता है। सारी एहतियात जो है, हाँ, जो लोग सीलिए के मरीज हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा एहतियात की जी, ये बहुत डिटेल्ड में एहतियात करनी पड़ती है। बल्कि इवन कुछ लोग आटे का बंदोबस्त करते हैं, ग्लूटेन फ्री आटा खुद पिसवाते हैं, मगर वो अगर वो उसी चक्की में पिस रहा है जिसमें दूसरा रूटीन में आटा पिसता है, तो वो तो मिक्सअप हो गया, तो वो तो मिक्सअप हो जाएगा, तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं। असल में ये है कि इसमें साथ ना हमें हेल्प चाहिए होती है न्यूट्रिशनिस्ट की। न्यूट्रिशनिस्ट वो आदमी होता है जो ग़िज़ाई माहिर होता है, जो आपको ग़िज़ा के बेसिक कंपोनेंट्स बता सकता है कि किस ग़िज़ा में क्या चीज़ यूज़ हो रही है। ज़ाहिर है हम डॉक्टर्स विद एक्सपीरियंस विद ट्रेनिंग ये चीज़ें सीख लेते हैं, मगर हमारी बुनियादी जो तालीम होती है ना, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं होती। इसलिए वो डॉक्टर जो इस चीज़ में ट्रेंड नहीं है, वो इस चीज़ को ना समझेगा, ना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेगा। अच्छा, ये जो गंदम की एलर्जी है, ये आंतों को जाके स्वेल करती है, और इसका ये होता ही है कि जब आप गंदम स्टार्ट करते हैं ना, जो कि अमूमी उम्र है गंदम स्टार्ट करने की 6 महीने की, तो ये बीमारी अमूमन 6 महीने से पहले नहीं आती, क्योंकि गंदम जिस्म में दाखिल ही नहीं हुई। ठीक है। जब 6 महीने के बाद आप गंदम स्टार्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में, कोई दलिया आपने दिया या कोई भी चीज़ देना शुरू करते हैं गंदम जिसमें इस्तेमाल है, बिस्किट है, रस है, ये बड़ी कॉमन चीज़ें लोग बच्चों को लेना शुरू करते हैं। तो उसके 4-6 हफ्ते के बाद जो है ना, वो आंतों में सूजिश की अलामात होती हैं। अब वो आंतों में सूजिश की अलामात से कई बार डायरिया भी हो जाता है। इसकी एक किस्म ऐसी है, अच्छा, डायरिया भी इससे हो सकता है? जी, डायरिया भी हो सकता है। इसकी एक किस्म ऐसी है जिसमें कब्ज़ की सूरत भी हो सकती है। अच्छा, तो कब्ज़ भी बड़ा आम सिम्टम है, लोग उसको लेके बैठे रहते हैं कि कब्ज़ है, बच्चे को कब्ज़ है, लेकिन सीलिएक डिजीज़ जो है वो कब्ज़ के साथ भी आ सकती है। और फिर खून की कमी, वो बड़ी कॉमन है हमारे लोगों में, ये भी इसके अंदर होती है, ये भी इसमें होती है। कद का छोटा रहना, खून की कमी, ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक सी अलामात हैं जो होती हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में जब आती हैं तो भूख का ना लगना, बच्चे रोटी खाते नहीं है, वो कहते नहीं खानी, दिल नहीं चाह रहा, वालिदैन डांटते रहते हैं, वो खाते नहीं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसको ले ही नहीं सकते, खा ही नहीं सकते, अंदर जाके उनको प्रॉब्लम करती है। और ये जब तक आंतें जो है वो बर्दाश्त करती रहती हैं
जब उनकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है फिर वो रिएक्शन देना शुरू करती हैं कि अब नहीं? जी, इसके बारे में जो स्टडीज़ हैं वो ये हैं कि अगर एक मरीज़ है जिसको सीलिएक डिजीज़ की तशख़ीस हो गई है और उसके बावजूद वो किसी वजह से इस चीज़ पे कायल नहीं होता कि मैंने परहेज़ करना है, तो ज़ाहिर है जो अलामात हमने बताई हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद 40, 50, 60 साल के बाद उसमें आंतों का कैंसर होने के भी इम्कानात होते हैं। ठीक है, अगर वो इससे परहेज़ नहीं करता, अगर वो परहेज़ नहीं करता तो ये उसमें इसके इम्कानात आम पॉपुलेशन से ज़्यादा हैं। अगर ये बच्चे के अंदर डायग्नोस हुआ है तो वो 40-50 साल तक चल जाता है? ये अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता है तो उसकी ज़िंदगी वैसे ही गुजरती है जैसे एक आम बंदे की गुजरती है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर वो एहतियात नहीं करते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसके असरात हैं। इतनी एज के अंदर जाके असरात आते हैं उसके, या पहले भी आ सकते हैं? नहीं, असरात उसके यही है ना कि अगर एक बच्चे की तशख़ीस ही नहीं हुई, उसकी बलूगत में देर हो सकती है, बच्चियों में माहवारी स्टार्ट होने में देर हो सकती है, मुख्तलिफ मसाइल, कद के मसाइल बच्चियों में अक्सर उसको इग्नोर किया जाता है, खून की कमी को इग्नोर किया जाता है ख़वातीन में। कई ख़वातीन की प्रेगनेंसी में खून की कमी है वो ठीक नहीं हो रही होती, पीछे तो कहीं ना कहीं ये वजह होती है। हाँ, कहीं तो डायग्नोस ही नहीं हुई, डायग्नोस नहीं होती। कई ख़वातीन होती हैं जी, जब भी आपको जनाब प्रेगनेंसी हुई उनको खून आयरन की ड्रिप्स लगवानी पड़ती हैं, वो एक रूटीन में समझ रही होती हैं। हाँ, अब तो तकरीबन हर चौथी औरत ये काम कर रही है। बिल्कुल। तो कई दफा ये बीमारी जो है वो कंसील्ड हालत में जिसमें तो लाजमन है कि यही वजह होगी पीछे, और लाजमन नहीं है। खून की कमी की बेतहाशा वजूहात हैं फीमेल्स में। सबसे ज़्यादा तो खून की कमी की वजह यही है कि उनका एक मंथली साइकिल है, उस मंथली साइकिल में 4-5 दिन में उनका एक ब्लड लॉस होना है। अगर वो अपनी डाइट अच्छी नहीं रखती तो वो ब्लड लॉस उनका 1 महीने में रिकवर नहीं करती, तो वो इवेंचुअली जो है उसमें कमी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो सीलिएक है इसके अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, तो कौन सी ग़िज़ा जो है ले सकते हैं, क्योंकि गंदम तो हर चीज़ के अंदर तकरीबन शामिल है और अलग से आप कोई चीज़ नहीं बनाते, बिस्किट बेकरी उस पर आप जा नहीं सकते, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ा जो ले सकते हैं जो बच्चों को, आपने उनको भी तो साथ लेके चलना है ना, बच्चों को कितना समझा सकते हैं? जी ज़ाहिर है वो बड़ा मुश्किल है इसका इलाज, इस वजह से कि बच्चे जो होते हैं उनको बड़ों की बनिस्बत जो है उन पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। वो एक दूसरे को देख के पीयर प्रेशर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के जितने भी सारे स्नैक्स अक्सर इस्तेमाल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चिप्स की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे चिप्स खाते हैं, चिप्स की ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ जो बच्चे खाते हैं, अब वो चिप्स में जो अकड़ाव है या उसमें जो कड़क है उस चिप में, उसको पैदा करने के लिए उसको स्टार्च से कोट किया गया। तो चिप्स बुनियादी तौर पे बना तो हुआ है उससे आलू से, मगर उसको उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो स्नैक की फॉर्म में बेचा जा रहा है, उस फॉर्म के अंदर तो लाने में उसको स्टार्च इस्तेमाल है। तो अगर आप उसको ये कहें कि भाई आलू तुम्हें अलाउड है, तो वो उसको नहीं पता कि ये चिप्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसमें स्टार्च का इस्तेमाल है, तो वो उसका परहेज मुकम्मल नहीं होगा और उसमें बीमारी के असरात रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं, उसमें माओं को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अनफॉर्चुनेटली सीलिएक से मुतल्लिका चीज़ें हमारे बड़े अच्छे स्टोर्स पे मौजूद भी हैं, जैसे शुगर फ्री चीज़ें पड़ी होती हैं, शुगर फ्री चीज़ें हैं, लेकिन वो आम चीज़ों से थोड़ी सी महंगी हैं। तो उसमें यह है कि कई लोगों का, हमारे ज़ाहिर है लोगों के रिसोर्सेज कई दफ़ा इतने नहीं होते हैं कि डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो भी एक इशू होता है जिसकी वजह से बुनियादी तौर पे लोग नहीं कर सकते। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आम बंदे का स्नैक जो है वो बच्चे के लिए वो 50, 60, 70 रुपये में वो ले लेते हैं, तो हो सकता है सीलिएक का अगर उनको स्नैक खरीदना पड़े तो वो 500 का एक स्नैक उनको ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हाँ, वो कॉस्टली हो जाएगा चूँकि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर। तो अब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इसकी कोशिश की है, मगर चूंकि रेगुलेट इन चीज़ों को रेगुलेशन चाहिए, अवेयरनेस भी तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, और उनको रेगुलेशन भी चाहिए कि चेक किया जाए कि वो जिस चीज़ को ग्लूटेन फ्री करके बेच रहे हैं वो है भी कि नहीं, वो ग्लूटेन फ्री है भी कि नहीं।